पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है ना उनकी क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे कि एलिमेंट को क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब उनको अलग अलग कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अपने आप को सेपरेट कर रखा है कि जो बहुत सारे डॉग्स हैं उनका एक अलग ग्रुप है, जो बहुत सारी कैट है उनका एक अलग ग्रुप बना रखा है, ह्यूमन बींग्स का अलग ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट का एक अलग ग्रुप हमने बना रखा है और उन एलिमेंट्स के अंदर भी हम क्लासीफाई करते हैं कि कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, ठीक है, कितने मेटलॉइड हैं, इस हिसाब से। तो सबसे पहले तो तुम्हें जनरल चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारी जो सबसे छोटी चीज़ होती है ना, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स, ठीक है। अगर हम एटम्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, जैसे एटम 9th क्लास में पढ़ा है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे कि चौक है, एक चौक ले लो, उसको तुम तोड़ते जाओ, एक स्टेज उस चौक की ऐसी आ जाएगी कि तुम उसे इतना तोड़ दोगे कि वो अब और टूटेगा ही नहीं, ठीक है, और इतना छोटा टूट जाएगा कि वो तुम्हें दिखेगा भी नहीं। तो वो स्टेज जिसमें हम पार्टिकल को देख भी ना सके और उससे ज़्यादा उससे फर्दर डिवाइड भी ना कर सके, उस चीज़ को बोलते हैं एटम। हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है और इन एटम को अगर हम कंबाइन कर दें, जैसे हमने चौक तोड़ा था, अगर हम वापस से जोड़ने लग जाएं तो फिर से एक वो मतलब चीज़ बन जाएगी कोई बड़ी सी जो हमें दिखने लगेगी। तो एटम को कंबाइन करके बनते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स हमारे 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटल्स, ठीक है, एक होते हैं नॉन मेटल्स और एक होते हैं मेटलॉइड्स, यही 3 होते हैं। मेटल की सबसे पहले डेफिनेशन सुन लो। मेटल हमारे वो होते हैं, पीछे इस बुक के चैप्टर नंबर 3 में थी उसकी प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल में। मेटल वो होते हैं जो शाइन करेंगे, मतलब जिनके अंदर लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होगी। लस्ट्रस मतलब शाइन करना। जो सोनोरस होंगे, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे उनके ऊपर स्ट्रिंग करेंगे या कुछ भी उनके ऊपर, उन्हें किसी और मेटल से स्ट्राइक करेंगे तो उनके अंदर से साउंड निकलेगी, ठीक है। डक्टाइल होंगे, मेलेबल होंगे, मतलब उन्हें थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पतली पतली शीट में भी हम काट सकते हैं, वो होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक है। ये 3-4 प्रॉपर्टी होती है मेटल की। सोरोनस, ठीक है, लस्ट्रस और मेलेबल, डक्टाइल, ये सारी मतलब नोट्स वगैरह में ये सब तुम्हें मिल ही जाएगा लिखा हुआ जनरली, और बुक में पीछे लिखा हुआ है। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, शाइन नहीं करेंगे, ठीक है, आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनको हम किसी वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब सारी मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। मेटल जनरली होते हैं, जैसे आयरन हो गया, मोस्टली यूज मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, ये सब मेटल के अंदर आ जाते हैं। नॉन मेटल हो गए, जैसे हमारी प्लास्टिक की कोई चीज़ होगी वो होगी नॉन मेटल हमारी, ठीक है। नॉन मेटल में हमारी गैसेस भी आ जाती हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब गैसेस जो है ना हमारी नॉन मेटल के अंदर ही आ जाती हैं। मेटलॉइड वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जैसे गैलियम हो गया, ये मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब हमें सेपरेट हुए हुए मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि क्लास 9th के अंदर हमने लर्न किया था कि मैटर जो है हमारे आसपास सारे प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में या मिक्सचर की फॉर्म में, ठीक है। मतलब हमारे आसपास जो है ना बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तुम अभी जिस रूम में बैठे हो तुम वहाँ पे देख लो, चेयर होएगी कोई ना कोई, उस पर कोई मेटल लगा होएगा, कोई टेबल होएगा, लोहे का हो सकता है, वुड का हो सकता है, तो ये सब मेटल ही या नॉन मेटल के अंदर ही आ जाएंगी ये चीज़ें। कंपाउंड्स होते हैं जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करके, 2 या 3 एलिमेंट को कंबाइन करके कुछ बनाएं। जैसे एलिमेंट तो हो गया हमारा, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, H2 प्लस O2 को हमने कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास वाटर बन गया 2H2, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने जो बनाया वो एक कंपाउंड बन गया ना हमारा, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक कंबाइन किया था, एटम को कंबाइन किया तो एलिमेंट बने थे हमारे, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स को भी अगर कंबाइन कर दे ना, एलिमेंट्स को भी जोड़ दे, तो एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास बन जाएंगे कंपाउंड्स, ठीक है। ये कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, CH4, ठीक है, CH3, CH2OH, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे हमें। मतलब एलिमेंट्स को भी जब हम मिला देंगे तो हमारे कंपाउंड बन जाते हैं फिर। और इसके अंदर आ जाता है, अब तुम किसी भी दुकान पे जो है कुछ भी सामान लेने जाओ, तुम्हें पता है अगर दुकान के अंदर सारा सामान जो है मिक्स रखा होएगा, सोप मिक्स रखे होंगे, ब्रश उसके अंदर मिक्स होंगे, पेस्ट उसमें मिक्स होएगा, या और भी कोई प्रोडक्ट है या खाने की कोई चीज़ है, कोई पैकेट है, वो भी उसके अंदर मिक्स होएगा, तो हमें उसमें छांटने में और ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। मान लो हम लेने गए हैं कोई सोप, ठीक है, और उसने बहुत सारे सामान मिक्स उसमें ही रखे हुए हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं उसके ऊपर,
मान लो उसके अंदर होली का जैसे सीजन है, होली के कलर्स के पैकेट भी उसमें मिक्स है सब कुछ, तो अब उसे सोप वहाँ से छानने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से वो क्या करता है, उसने एक अलग अलग जो है वो कॉर्नर्स बना रखे होते हैं, अलग अलग अपने कपबोर्ड्स बना रखे होते हैं, जिनमें एक में वो सोप रखता है, ठीक है, एक के अंदर वो सारे शैम्पू रखता है, एक के अंदर कोई और मटेरियल रखता है, मतलब उसने सारों की क्लासिफिकेशन कर रखी होती है। ऐसे ही हमने वही इस साइंस के अंदर करना है। जो भी हमें एलिमेंट एक जैसे दिखते हैं उनको एक जगह रखेंगे, जो थोड़े अलग एक जैसे दिखते हैं उन्हें अलग एक जगह रखेंगे, इस हिसाब से, ठीक है। इसी वजह से हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, ठीक है, कि हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते क्यों हैं, तो हम उनकी स्टडी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से जान पाए, उनके अंदर क्या क्या विशेषता है, किस किस चीज़ में वो हेल्पफुल हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर अपने सारे दुकान के प्रोडक्ट को क्लासीफाई करके अलग अलग करके रखता है, सजा के रखता है, ऐसे ही हम लोगों ने भी साइंस के अंदर जो है एलिमेंट्स को एक जगह सजा कर रख रखा है, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग चीज़ों में हमने उसे कंबाइन करके रखा हुआ है, ताकि हमें बाई चांस फ्यूचर में किसी भी चीज़ के लिए किसी एलिमेंट की जरूरत पड़े तो हम उस टेबल में जाएं, उस कपबोर्ड में जाएं उस एलिमेंट के, और उस कपबोर्ड को उठा के उसकी प्रॉपर्टीज देख के उसे यूज़ कर सकें, ठीक है, हमें इजीली मतलब कोई भी एलिमेंट वगैरह अवेलेबल हो जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी, इसलिए हमने उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रखा है। अब इसके अंदर थोड़ा पिछला बताया हुआ है कि एट प्रेजेंट तो हमारे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अब कंप्लीट जो न्यू बुक आ रही है ना एनसीईआरटी की पिछले 1-2 सालों से, उनके अंदर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना जो ये आगे आएगी वो अब कंप्लीट देखने को मिलती है। उसके अंदर हमें ये पूरे कॉलम नीचे तक के कंप्लीट मिलते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला ये जो पूरा कॉलम है ना, ये देखो ये पूरा भरा हुआ है। पहले की बुक खरीदोगे ना तुम, उसके अंदर ये वाला कॉलम तुम्हें पूरा फिल्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो लास्ट कॉलम है ना, ये लास्ट कॉलम पहले खाली हुआ करता था नीचे से, ठीक है। ये एलिमेंट्स इसमें लिखे नहीं हुए थे, जगह छोड़ रखी थी। वो जगह क्यों छोड़ी थी उसका भी रीज़न आएगा इस चैप्टर के अंदर कि क्यों छोड़ रखी थी। तो फिर ये जो अब है ना न्यू जो भी हम ये जैसे परचेज करें तो उनमें लास्ट लाइन और सारे ये फील्ड मिलेंगे, और ये अब कम्प्लीटली फील्ड हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो जाए और इसको और आगे बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यू न्यू डिस्कवरी जो है हमेशा से होती रही है, कभी डिस्कवरीज रुकी नहीं। तो इसमें यही बताया कि सबसे पहले एट प्रेजेंट जो है 118 एलिमेंट है, लेकिन पहले जो है एलिमेंट कम हुआ करते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में एलिमेंट लगा लो खाली 12 डिस्कवर हुए थे, फिर 24, फिर 60 के आसपास डिस्कवर हुए। तो धीरे धीरे करके एक एक करके वो डिस्कवर होते गए, ठीक है। साइंटिस्ट ने जैसे जैसे क्लास उनको फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे हमारी टुडे लाइफ में कंपटीशन रहता है कि हाँ इसके इतने मार्क्स हमारे उससे ज़्यादा आने चाहिए, ऐसे ही साइंटिस्ट में भी पहले कंपटीशन रहता था कि एक साइंटिस्ट ने एक को डिस्कवर किया तो दूसरा साइंटिस्ट चाहता था कि मैं उससे भी और कुछ अच्छा डिस्कवर करूँ या फिर कुछ नवा डिस्कवर करूँ ताकि उसका नाम बने तो मेरा भी नाम बने। तो इस होड़ में, इस कंपटीशन में बहुत सारे साइंटिस्ट जो है एक दूसरे से मिलते रहे और उन्होंने एक दूसरे को देखा देखी इतनी डिस्कवरीज कर दी जो हमारे लिए आज इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसके अंदर और क्या है, ये चीज़ एक बता रखी है कि 94 जो है ना वो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग का मतलब हमारे जो एलिमेंट्स भी है ना वो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कैसे नेचर में हमें पड़े मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम पढ़ोगे ऑक्सीजन का एक प्लेस है, मतलब वो एक एलिमेंट है, ठीक है। नॉन मेटल के अंडर आता है और एक एलिमेंट है। वो ऑक्सीजन हमें ऐसे ही पड़ी मिल गई एटमॉस्फेयर में, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा ना ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन हमें एटमॉस्फेयर में ऐसे ही मिल जाती है, आग लगाओ हाइड्रोजन मिल जाएगी, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगी। कहीं बड़ी आग लगा दो उसमें से CO2 निकलेगी। नेचुरली अकरिंग है ना, वो नेचुरली अकर हुई। हमने तो ऑक्सीजन को खुद से नहीं बनाया लैब में, या किसी और ने तो आके ऑक्सीजन को नहीं बनाया, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। तो ऐसे कितने एलिमेंट है जो नेचुरली अकर होते हैं, वो है 94। और मैन मेड हम किसे बोलते हैं, जैसे तुम कभी उसको देखोगे ना डायमंड को, डायमंड जो है ना कभी भी ऐसे हीरा जो तुमने देखा होगा उसका हीरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे का ऐसे हमारे उसमें से नहीं निकलता, ठीक है। जैसे इस टाइप का जो भी हमारा डायमंड रहता है, इस टाइप से ट्रायंगुलर उसका जो भी स्ट्रक्चर रहता है, कभी भी वो ऐसा नहीं निकलता, वो एक ऐसे पत्थर की फॉर्म में निकलता है। उस पत्थर को पॉलिश इस तरह से कर दिया जाता है घिस घिस के, उसको शेप ही ऐसी दे दी जाती है अलग अलग स्टाइल से कि वो एक डायमंड की शेप ले ले। और उस हीरे के अंदर हम क्या करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें सुन लो, उस हीरे के अंदर हम एक लाइट को ट्रैप करवा देते हैं। एक लाइट होती है, ठीक है, उसे ट्रैप करवा देते हैं।
जैसे ही तुम हीरे को ऐसे ऐसे हिलाओगे ना, ऐसे ऐसे, तो वो शाइन करेगा जैसे जैसे हिलाओगे। क्यों शाइन कर रहा है? क्योंकि जो हमने लाइट उसके अंदर ट्रैप करवा दी ना, उसके अंदर वो लाइट कभी इधर टकराएगी कभी उधर टकराएगी। जैसे जैसे हम उसे हिलाएंगे लाइट वैसे वैसे घूमेगी और टकराएगी, और लाइट टकराने की वजह से रिफ्लेक्शन देती है, इस वजह से वो शाइन करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमने लाइट को वो कर रखा है, ट्रैप करवा रखा है। ठीक है, तो वो हमारा जो है शाइन करना स्टार्ट करता है। और भी हीरे के बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें डायमंड के बारे में हम पढ़ेंगे, वो 12th क्लास में आता है, एक पार्ट है पूरा, मतलब टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का उसके अंदर आएगा। तो अब मतलब ये तुम्हें पता लगा कि ये मैन मेड है। मैन मेड क्यों है? क्योंकि ये नेचर से पत्थर की फॉर्म में निकला था, इसे हमने घिस घिस के इस वे से क्रिएट कर दिया कि ये एक तरह से हमने कार्बन की एक फॉर्म है ये। ठीक है, तो कार्बन की ही एक फॉर्म को हमने इस तरह से क्रिएट कर दिया कि वो एलिमेंट मैन मेड बन गया। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट है, हम पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल के ऊपर की जो लीड होती है वो एक ग्रेफाइट है। ठीक है, वो निकली तो थी अर्थ में से, लेकिन ओर की फॉर्म में निकलते हैं मेटल। ओर की फॉर्म का मतलब होता है कि पत्थर की फॉर्म में निकलते हैं, उसमें से सेपरेट करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, आयरन है ना, तुम्हें कभी भी आयरन ऐसे नहीं मिलेगा कि तुम नीचे खोद रहे हो और तुम्हें नीचे पड़ा आयरन मिल जाए, ऐसे नहीं होता। आयरन के पत्थर मिलेंगे तुम्हें बड़े बड़े, उस पत्थर को तुम जो है बहुत सारी प्रोसेसेस से क्रश करोगे, तोड़ोगे, तोड़ने के बाद उसे अलग अलग सेटअप बने होते हैं उनमें भेजोगे, वहां से वो और ज़्यादा ग्राइंड करेंगे, उसे क्रश करेंगे, फिर जो आयरन वाले एलिमेंट है उनको अलग कर लिया जाएगा मैग्नेटिक या किसी भी मेथड से, या मैग्नेट की हेल्प से। बड़े बड़े लार्ज स्केल पे ये काम होता है, किसी उसमें इंडस्ट्रीज में जाकर देखोगे ऐसी बड़ी बड़ी, जैसे आयरन की होंगी झारखंड में मिलेंगी तुम्हें, नीचे केरला से थोड़ी ऊपर की साइड महाराष्ट्र वगैरह में मिलेंगी। ठीक है तो वहाँ पे ये सब काम होता है, कोल वगैरह निकाला जाता है, झारखंड में बहुत सारी कोल की माइंस है। तो मतलब मैन मेड प्रोसेस है, क्योंकि मैन उसे निकाल रहा है और निकालने के बाद वो उसे वहाँ यूज कर रहा है। उसके बाद एक चीज आती है, ठीक है, अब हम आते हैं ये मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द चॉइस। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जो बेसिक तुम्हें पेपर में थ्योरी लिखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, तुम्हें बातें अगर याद रही तो थ्योरी लिखने में तुम्हें इजी रहेगी। अब यह मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द चाउस। ठीक है, चाउस का मतलब कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अब हम मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द चाउस मतलब कंफ्यूजन से बाहर निकल के हम ऑर्डर बना रहे हैं। ऑर्डर मतलब एक लिस्ट बना रहे हैं कंफ्यूजन से बाहर निकल के। तो कंफ्यूजन से बाहर निकल के ये लिस्टिंग कौन कर रहे हैं? साइंटिस्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, और क्या कर रहे हैं ये? अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये, एलिमेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर करके रख रहे हैं। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर उनका ऑर्डर बना रहे हैं, उन्हें एक सीरीज में लगा के रख रहे हैं। अटेम्प्ट का मतलब कि वो काम करना जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट का मतलब कि वो काम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसे स्टार्टअप उन्होंने कर दिया। इसके अंदर ये बेसिक चीज़ें तुम्हें लिखी हुई मिलेंगी कि जैसे हम किसी शॉप में जा रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था, हमें सोप खरीद रहे हैं, जो भी है ये सब बता दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ये मिलेगा कि जो अर्लीस्ट अटैम्प्ट है, हमने जो सबसे पहले मेटल्स, हमने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था मेटल और नॉन मेटल में। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन यही हुई थी कि हमने एलिमेंट्स को किस में क्लासीफाई किया कि मेटल्स है और ये नॉन मेटल है। मेटलॉइड में भी नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि एलिमेंट है, जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई उसमें एलिमेंट है, उन्हें उनके मेटल है और नॉन मेटल, दो तरह के हैं, बस ये हमें पता लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डोबेनियर। ठीक है, डोबेनियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1817 में, अगर तुम्हारे पेपर में MCQ आ रहे हैं तो उसके लिए तुम्हें 1817 को लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी कर लो, थ्योरी में लिखने में भी क्वेश्चन में आंसर आ गया डोबेनियर के ऊपर कोई लिखने का तो तुम्हें हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, ईयर वगैरह देख के थोड़े मार्क्स बढ़ जाते हैं पेपर के अंदर, टीचर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दे देती है, मतलब काटती नहीं है, पूरे प्रॉपर नंबर देने की कोशिश कर देती है अगर तुम ईयर वगैरह अच्छे से लिख के आओ तो। ठीक है, और MCQ आ रहा है तो तुम्हें करना ही करना है, ईयर को छोड़ना ही नहीं। तो डोबेनियर सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट था। ठीक है, डोबेनियर ट्रेड्स का मतलब तिगड़ी। ठीक है, वैसे ट्रेड्स का मतलब होता है तिगड़ी, तो इसका मतलब 3 वो बनाए उसने। ट्रेड्स का मतलब तुम 3 से कैलकुलेट कर लो कि उसने 3 चीज़ें बनाई हैं, कोई भी 3। ठीक है, 3 कौन कौन सी? 1817 में उसने क्या किया, उसका पूरा नाम था जॉन वोल्फगैंग डोबेनियर। ठीक है, जॉन वोल्फगैंग डोबेनियर इसका कंप्लीट नेम था ये। ठीक है, मतलब तुम्हें खाली डोबेनियर ही लर्न करना है, उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ये एक जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, केमिस्ट होते हैं जो दवाइयाँ सेल करते हैं, और ये जर्मन था, मतलब जर्मनी से बिलोंग करता था। इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ग्रुप्स के अंदर। इसने एलिमेंट के अलग अलग ग्रुप बना दिए। स्कूल में कोई भी खेल हो रहा हो, तुम टीम बना दोगे, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ठीक है, ग्रुप A जीत गया, B और C जो है वो हार गया, ऐसे
तो ऐसे इसने ग्रुप बनाए, और इसने जो है एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उसने क्या किया, कुछ ग्रुप्स को मतलब कुछ एलिमेंट को स्टडी किया और ये देखा कि ये 3 एलिमेंट एक जैसे मुझे दिख रहे हैं, तो उसने एक साइड में रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट उसने देखा है 3 एलिमेंट एक जैसे मुझे लग रहे हैं, उसने वो एक साइड में रख दिए। ठीक है, ऐसे करके उसने क्या किया, इसके नाम में ये मतलब नाम में नहीं, इसकी हेडिंग में डोबेनियर ट्रेड्स। तो मतलब उसने ऐसे 3 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, जिसमें उसने देखा कि एलिमेंट मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक जैसे दिखते हुए एलिमेंट को उसने एक ग्रुप में डाला, फिर एक जैसे दिखते एलिमेंट को एक ग्रुप में डाला, फिर एक जैसे एलिमेंट को जो एक जैसे दिख रहा है उन्हें एक ग्रुप में डाला। ठीक है, कई बार टीचर भी क्लास में क्या करती है, पार्शियलिटी करती है। उसको क्या करना होता है, अपने इंटेलिजेंट बच्चों को अगर जिताना हो तो वो क्या करेगी, तीनों इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना देगी। ठीक है, फिर थोड़े मीडियम बच्चों का एक ग्रुप बना देगी, फिर जो बिल्कुल डल बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना देगी। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि एक इंटेलिजेंट को एक एक ग्रुप में डालो और उसमें, लेकिन वो क्या करती है, उसे दिख रहा है कि ये सिमिलर है, जितना इसी ग्रुप ने है, तो वो उस ग्रुप को पर्टिकुलर को ए ग्रुप बना देगी, एक को बी और एक को सी। ठीक है, तो ऐसे ही इसने किया, एक जैसे जो सही सुंदर दिख रहे थे उन्हें एक जगह डाल दिया। ठीक है, जो थोड़े कम सुंदर दिख रहे थे उन्हें एक जगह डाल दिया, और जो बिल्कुल ही गंदे दिख रहे थे उनको एक जगह उसने डाल दिया। ठीक है, ऐसे इसने ग्रुप बना दिया। इस तरीके से तुम लर्न कर लो। तो आगे इसमें क्या आता है, उसने जो जो ग्रुप बनाए, ठीक है, उसने ये जो ग्रुप बनाए हैं वो हैं, इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप ए लिखा हुआ है, ये ग्रुप बी और ये ग्रुप सी लिखा हुआ है। अब ये ना तुम्हें लर्न करनी है तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट है। इसके अंदर दिया हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस। इसमें ना तुम अभी इसको छोड़ो, इसमें तुम ये वाली याद करो। ठीक है, ये भी करेंगे, पहले तुम ये वाली टेबल याद कर लो जो ये वाली दी हुई है ये। ठीक है, ये डोबेनियर की मेन ट्रेड्स हैं। डोबेनियर ने जो 3 ट्रेड्स बनाई है ना वो यही है, वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसने 3 ट्रेड बनाई। कैसे बनाई, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम उसको एक जैसे दिख रहे थे। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उसको सिमिलर दिख रहे थे, या मान लो उसे गोरे दिख रहे थे, तो उसने इन्हें एक जगह डाल दिया। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम उसे थोड़े सांवले रंग के दिख रहे थे, उसने उसे एक जगह डाल दिया। ये खाली तुम लर्न करने के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा एक्चुअल में नहीं है कि उसे गोरे और सांवले दिख रहे थे। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उसे काले रंग के दिख रहे थे, तो उसने उसे एक जगह डाल दिया। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन तुमने जनरली ब्लू ब्लैक कलर कर देता है, ये सुना होगा बचपन में 7th 8th क्लास में। तो ये मान लो उसे गोरे दिख रहे थे, सांवले और ये काले, तो इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया, इनका एक और इनका एक। इसको बोला जाता है डोबेनियर ट्रेड्स। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इवन नीट लेवल तक में ये क्वेश्चन आता है कि डोबेनियर की ट्रेड्स के बारे में बताओ, इनमें से डोबेनियर की ट्रेड कौन सी है वो ग्रुप छाटो। तो एक में किसी में लिख देगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बाकी 4 कोई भी अपनी मर्जी से लिख देगा। हाँ हाँ, एज इट इज ये लर्न करनी है। ठीक है, एक में लिख देगा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है, और बाकी अपनी मर्जी के डाल देगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। एक में लिख देगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या ऐसा कर देगा कि तीनों को लिख देगा और एक अलग लिख देगा, तो ये बोलेगा इनमें से जो सी डोबेनियर की ट्रेड नहीं है उसे छांटो, तो तुम उसे छांट लोगे। क्योंकि तुमने ये तीनों लर्न कर लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये और ये उसने बनाई कैसी है, ये उसने कैसे बनाई है, उसने क्या किया था, इधर उसका तरीका बता रखा है। ठीक है, जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। एक बार मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। देखो इसमें उसने क्या किया था, ये 3 ट्रेड्स बनाई थी। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसने क्या किया है, इनके मासेस को देखा, लिथियम का मास 6.9, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39.0। उसने ये ट्रेड कैसे बनाई, ये 3 एलिमेंट उठाए, लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे इसको और इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी चीजें प्लस कर रहे हैं नीचे उतने से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें 3 चीजों का एवरेज निकालना है तो इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 4 चीजों का निकालना है तो चारों को प्लस करेंगे और 4 से। ऐसे 10 चीजें हैं तो 10 को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 10 से। तो इन दोनों का एवरेज निकाला, तो इनका एवरेज हमने ये निकाले, कैलकुलेट करें तो वो 22.9 नियर अबाउट 23 के इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये उनका एवरेज बन रहा है।
और ये जो एवरेज है ये देखो हमारे सोडियम के मास के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ऐसे उसने ये ट्रेट बनाई कि फर्स्ट दो एलिमेंट का जो एवरेज है फर्स्ट दोनों का वो थर्ड वाले के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो उसने ये एक ट्रेट बना दी, ठीक है। इसका नाम हो गया डोबेनियर ट्रेट। सिमिलरली अब तुम ये खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का बुक में इनके मास लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो 5.1 टेबल है ना उसमें लिखे हुए हैं। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके मासेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो इसके मास के इक्वल आएगा। इस बेसिस पे उसने अपनी ये ट्रेड्स दी हैं, ठीक है। किस बेसिस पे दी है, अगर पेपर में क्वेश्चन में पूछ ले कि डोबेनियर ने अपनी ट्रेड किस बेसिस पे दी है तो तुम क्या होगे कि उसने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो है एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो वो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के इक्वल था, ठीक है। तो ऐसे करके उसने एक ट्रेट बना दी। और इनका बेसिस क्या था ट्रेट बनाने का, जो मेन उसने यूज किया है ट्रेट बनाने के लिए वो था एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। जो उसने मतलब कंसेप्ट यूज किया वो एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट उसने यूज किया, ठीक है, ट्रेट बनाने के लिए। ये था हमारा सारा डोबेनियर का कि डोबेनियर ने क्या किया, ठीक है। एक है जॉन वोल्फगैंग डोबेनियर के बारे में बता रखा है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1780 से 1849, ठीक है। ये वैसे पेपर में पूछेंगे नहीं बट तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि तुम साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। ये क्या था, ये केमिस्ट था या फार्मासिस्ट था, ठीक है। मतलब केमिस्ट को ही बोलते हैं फार्मासिस्ट। ये इसने जर्मनी में अपनी स्टडी करी है, ठीक है, मूचबर्ग में। और उसके बाद इसने केमिस्ट्री स्टडी करी स्ट्रासबर्ग में। और उसके बाद ये केमिस्ट्री का प्रोफेसर बन गया था, ठीक है, मतलब लेक्चरर बन गया था। पहले फार्मासिस्ट तो था ही, मेडिसिन की तो स्टडी इसने कर ही ली थी, ठीक है। और मेडिकल स्टोर वगैरह का भी इसको मतलब सब नॉलेज होगी थी, केमिस्ट जिसे कि हम बोलते हैं। और फिर इसने आगे फर्दर स्टडी करके ये एक प्रोफेसर भी बना, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ जैना में ये प्रोफेसर रहा। और उसके बाद इसने सबसे जो फर्स्ट डिस्कवरी की थी वो इसकी ये थी कि इसने प्लेटिनम को फाइंड आउट किया था कि प्लेटिनम एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना, ठीक है, उसकी स्पीड को वो बढ़ा देंगी। खुद रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगी लेकिन उसकी स्पीड को वो बढ़ा देंगी, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हमें अगर मक्खन निकालना है और हमारे पास एक बहुत सारे बड़े उसमें कोई वो दूध है या मलाई जो भी रखी है, ठीक है, हम उसके ऊपर सीधा क्या करेंगे, उसे हम मिक्सी में सीधा घुमा देंगे। तो मिक्सी ने एक तरह से क्या किया, कैटलिस्ट का काम। वैसे साइंस की लैंग्वेज में नहीं, मैं तुम्हें नॉर्मल समझने के लिए समझा रही हूँ कि एकदम से मिक्सी ने उसे घुमा के क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया उसकी। हम उसे हाथ से लेके लगे रहते, काफ़ी टाइम लगता, मिक्सी ने उसकी स्पीड को बढ़ाया, ठीक है, ग्राइंडर ने। और उसकी स्पीड को बढ़ा के खुद तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई ना, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई और मक्खन को उसने अलग करवाने में हेल्प कर दी। तो वही काम होता है कैटलिस्ट का, रिएक्शन में खुद नहीं इन्वॉल्व होते, बस रिएक्शन को धक्का देकर चल जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो स्पीड कम भी करते हैं, तो वो अलग अलग तरह की तुम्हारी फर्दर स्टडी में आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब सबसे पहले प्लेटिनम एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये किसने डिस्कवर किया था, जॉन वोल्फगैंग डोबेनियर ने ही डिस्कवर किया था ये, ठीक है। और फिर फर्दर इसने किस में हेल्प करी, ये ट्रेट बनाने में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविए फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।